सो हेलो एवरीवन। आज अभ्यास डीपीक्यू सीरीज में हम सेट नंबर 47 को डिस्कस करेंगे। माई सेल्फ आनंद सर और मैं जीएस और जीके की एक्सपर्ट फैकल्टी हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग एचपीटीआई कानपुर से की हुई है। मैं वेरियस सिविल सर्विस एग्जाम्स में अपीयर्ड हुआ हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स 6 टाइम क्वालिफाइड किया हुआ है। यूपी पीसीएस राजस्थान पीसीएस के इंटरव्यू में अपीयर्ड हुआ हूँ। चलिए सेट नंबर 47 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। एसएससी का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें आपकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, जो गिग वर्कर्स है ये नई कैटेगरीज के वर्कर्स हैं और इंडिया में गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स लीगल है। अब सबसे पहले ये समझते हैं ये होते क्या है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। अ गिग वर्कर्स earn income from work arrangement outside the traditional employer employee relationship। तो ये गिग वर्कर पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध से बाहर कार्य व्यवस्थाओं के माध्यम से आय अर्जित करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ये आपके जो गिग वर्कर हैं, जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, ये आपके आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज रिलेशनशिप के बाहर जाके ये कार्य करते हैं। जैसे आपके फ्रीलांसर्स हो गए, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, आपके जैसे फ्रीलांसर राइटर्स हैं, ओला उबर कैब ड्राइवर्स हैं, आपके जो अर्बन क्लैब से जो आप ब्यूटिशियंस को बुला रहे हैं, ये सारे आपके किस कैटेगरी के वर्कर्स होते हैं? गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। अच्छा, जो प्लेटफॉर्म वर्कर होता है वो एक सबसेट ही होता है आपका गिग वर्कर का। अब प्लेटफॉर्म वर्कर्स आपको प्लेटफॉर्म वर्कर्स को काम किसके माध्यम से मिलता है? डिजिटल माध्यम से मिलता है। जैसे आप उबर और ओला गाड़ी बुक करते हैं तो आप डिजिटल माध्यम से इसको बुक कर रहे होते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। प्लेटफॉर्म वर्कर प्रोवाइड सर्विसेज सच एज राइड हेलिंग, डिलीवरी और फ्रीलांसर वर्क थ्रू डिजिटल अप्लायंसेस और एग्रीगेटर्स। तो प्लेटफॉर्म वर्कर डिजिटल ऐप या एग्रीगेटर्स के माध्यम से राइड हेलिंग, डिलीवरी या फ्रीलांस सेवाएं प्रदान करते हैं। तो जितने भी आपके ओला उबर को चला रहे हैं वो आपके किस नेचर के किस तरह के वर्कर्स हो गए? प्लेटफॉर्म वर्कर्स हो गए। दोनों ही स्टेटमेंट आपके ये सही है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन नंबर ए में ओनली 1 दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में ओनली 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में बोथ 1 एंड 2 दिया गया है, और ऑप्शन नंबर डी में नाइदर 1 और 2, ना ही 1 ना ही 2। तो सही जवाब क्या रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही विकल्प रहेगा। तो सबसे पहली बात, ये लीगल है इंडिया में, और इनको जो सिक्योरिटी कोड्स है आपका, देखिए 4 तरह के जितने भी इंडिया में जितने भी लेबर कोड्स थे उनको कोडिफाइड करके अब 4 लॉज में डिवाइड कर दिया गया है। तो पहला कोड जो है कोड ऑन वेजेस है। ये आपको किसको डील कर रहा है? बेजेस को डील कर रहा है। मिनिमम बेजेस है, पेमेंट ऑफ बेजेस, ये सारे जितने भी वेतन संबंधी मामले हैं उसको कोड ऑन बेजेस से डील किया जा रहा है। ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, इसके माध्यम से क्या, जो भी आपकी एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच की जो भी रिलेशंस हैं, आपकी जो हायरिंग से संबंधित है, फायरिंग से, अब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स होती है, उस सारे मुद्दे आपके इस कोड के माध्यम से गवर्न किए जा रहे हैं। उसके बाद कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, जितने भी सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं वर्कर्स के लिए, वो सारी आपकी इस एक्ट के माध्यम से डील की जा रही है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, इसके माध्यम से जो वर्क प्लेस की सेफ्टी, हेल्थ, वर्कर्स हेल्थ, ये सारी चीजें आपकी इस एक्ट के माध्यम से डील किया जा रही। तो सारे कितने लेबर कोड्स थे? अर्लियर हमारे यहाँ 29 लेबर लॉ थे। अब इनको कोडिफाइड करके, लेबर लॉज थे, इनको कोडिफाइड करके अब 4 लेबर लॉज हैं। लेबर लॉज हैं आपके। ठीक है, और ये वो 4 लेबर लॉज। अच्छा, लेबर लॉज आपके किस कैटेगरीज में जाते हैं? आपके जो शेड्यूल 7 में कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है। कंकरेंट लिस्ट का है मतलब स्टेट और सेंटर दोनों ही इस पे लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो इनको जो आपके गिग वर्कर्स हैं और आपके जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनको कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो। अच्छा, जो लेबर्स है इंडिया में कई ढंग से, जैसे हम मार्जिनल सेंसस में आप देखते हैं मार्जिनल लेबर है, मेन वर्कर है, मार्जिनल वर्कर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले मजदूर, या आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, कई ढंग से हम लेबर्स को परिभाषित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अरेंज द फॉलोइंग
एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुए निम्नलिखित समझौतों को कालानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो पहले है ताशकंद डिक्लेरेशन। अब ताशकंद डिक्लेरेशन कब होता है आपका? ये होता है आपका 1966 में। 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई, उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन किया गया था उस लड़ाई को समाप्त करने के लिए, और वो ताशकंद में वो हुआ था। वो किसकी मध्यस्थता से हुआ था? वो हुआ था आपका यूएसएसआर की मध्यस्थता से। ठीक है, और ये किसके, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे आपके? उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे आपके लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां, और यहीं पे आपकी अयूब खां। ठीक है, तो 1966 में। अच्छा, जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी आपकी कब होती है? इंडस वाटर ट्रीटी आपकी 1960 में होती है, और इंडस वाटर ट्रीटी के अनुसार आपकी जो इंडस नदी की जो इंडस और उसकी जितनी भी सहायक नदियां थी, उनको दो कैटेगरीज में बांट दिया गया था, ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स। ईस्टर्न रिवर्स में क्या क्या आती थी आपकी? सतलुज, रावी और ब्यास। और वेस्टर्न रिवर्स में झेलम, चिनाब और इंडस। तो इनको, इनका जो है आपका सतलुज, रावी, ब्यास, इसको भारत को एक्सक्लूसिवली इस्तेमाल करने का, वो एक्सक्लूसिवली नहीं, मतलब भारत इन नदियों को इस्तेमाल कर सकता था और इन नदियों को पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। बाकी इन नदियों के मामले में भारत जो इन नदियों में है, जो आपकी झेलम, चिनाब, इंडस है, इसका 20% इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो पुलवामा अटैक के बाद भारत इस संधि से बाहर निकल गया है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट ईच अदर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन फैसिलिटीज। तो ये इसको कब साइन किया गया था? इसको साइन किया गया था 1988 में, 1988 में। और अरेंजमेंट ऑन रिड्यूसिंग द रिस्क फ्रॉम एक्सीडेंट रिलेटिंग टू न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु हथियारों से संबंधित दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने संबंधी समझौता, ये आपका साइन किया गया था 2007 में। अब बहुत आसान रहेगा इन चीजों को अरेंज करना। ठीक है, अच्छा, एक शिमला एग्रीमेंट भी, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद आपका आएगा 1 आएगा, उसके बाद आपका आएगा 3 आएगा, उसके बाद आपका आएगा 4। अब आइडेंटिफाइड कर लीजिए आप। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको सही विकल्प मिल जाएगा। ठीक है, सी आपका सही विकल्प रहेगा। एक शिमला एग्रीमेंट भी साइन किया गया था, शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट आपका जो 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होती है, जहां से आपका बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बन के निकलता है, उसके बाद आपका शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया था। ठीक है, तो शिमला एग्रीमेंट आपका 1971 वॉर के बाद साइन किया गया था। ताशकंद डिक्लेरेशन आपका जो 1965 के वॉर है उसके बाद साइन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज आर करेक्ट। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला विकल्प क्या है आपका? पहला विकल्प है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आर रशिया एंड चाइनीज। ठीक है, तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो रूसी और चीनी है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंजॉयज ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूएन जनरल असेंबली। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका? तीसरा स्टेटमेंट है कि द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 13 मेंबर्स स्टेट। तो इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी? 13। ये स्टेटमेंट आपसे कह रहा है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, सही विकल्प क्या रहेगा आपका? पहला और दूसरा आपका सही है। तो सही विकल्प क्या है? ऑप्शन नंबर ए में ओनली 1 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में ओनली 1 एंड 3 दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में 1 एंड 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में 2 एंड 3 दिया गया है। तो सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी स्थापना कब होती है? 2001 में संघाई में होती है। संघाई आपका कहाँ में? चाइना में है। ठीक है, अब इसके सदस्य देशों की संख्या देख लेते हैं। इसमें देखो, चाइना इसका मेंबर है, रशिया इसका मेंबर है, कजाकिस्तान, आपका किर्गिस्तान, आपका ताजिकिस्तान, आपका उज्बेकिस्तान, ये सब क्या है आपके?
आपके सदस्य देश हैं आपके। इंडिया भी इसका सदस्य देश है, पाकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस इसके सदस्य देश हैं। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके, रशियन एंड चाइनीज इसके ऑफिशियल लैंग्वेज है। हेडक्वार्टर आपका बीजिंग चाइना में है, ठीक है। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब ज्वाइन किया? 2017 में, ठीक है। और ईरान ने 2023 में और बेलारूस ने 2024 में, ठीक है। अच्छा, इंडिया आपका ब्रिक्स देश का भी सदस्य वो है, आपका ब्रिक्स का भी सदस्य है आपका और क्या है, और भी इंपॉर्टेंट संस्था, भारत आपका यूनाइटेड नेशन का भी सदस्य देश है, ठीक है। तो सही जवाब आपने देख लिया इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? और आपके विकल्प क्या है? आप बिंग अंडर द सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो के अंतर्गत एक शाखा, अ डिवीजन ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय का एक प्रभाग। सी ऑप्शन है, आ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग, धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण पर निगरानी रखने वाली वैश्विक संस्था। ऑप्शन डी है, यूनाइटेड नेशन एंटी करप्शन एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र की भ्रष्टाचार विरोधी संस्था। तो देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका नाम आपने न्यूज में बहुत बार सुना होगा कि भाई फाइनेंशियल एफएटीएफ की, पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट का पार्ट बन गया, फाइनेंशियल पाकिस्तान एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट का पार्ट बन गया। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है आपकी। ये आपकी ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है आपकी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। एफएटीएफ की स्थापना कब होती है? एफएटीएफ की स्थापना होती है आपकी, एफएटीएफ की स्थापना होती है, स्टैब्लिश्ड होती है ये संस्था आपकी 1989 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है आपका फ्रांस, पेरिस में। और ये किस लिए आपकी ये संस्था किस क्षेत्र में कार्य करती है? मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंस के अगेंस्ट कार्य करती है। और इसी की दो लिस्ट है, एक ग्रे लिस्ट है और एक आपकी ब्लैक लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वाज यूज्ड फॉर द स्टेट्स इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ऑन 4 नवंबर 1948। तो 4 नवंबर 1948 को बी.आर. अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में राज्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया था? ऑप्शन है, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ, फेडरेशन ऑफ स्टेट, राज्यों का महासंघ, ऑटोनॉमस स्टेट, स्वायत्त राज्य, सब्सिडरी स्टेट्स। तो देखिए, बी.आर. अंबेडकर आपके क्या है? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन है। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके चेयरपर्सन आपके डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर रहे, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर रहे। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी कितनी सदस्यीय कमेटी थी आपकी? 7 मेंबर कमेटी थी, ठीक है। अब इस कमेटी में जो ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था उसमें स्टेट को क्या बताया गया था? आपका यूनियन ऑफ स्टेट बताया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। अच्छा, जो आर्टिकल नंबर 1 है वो भी इंडिया को क्या डिक्लेयर करता है? आर्टिकल 1 क्या कहता है आपका? भारत, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो इंडिया की जो पॉलिटी है वो फेडरल पॉलिटी, याद रखिएगा। पॉलिटिकल जो सिस्टम है हमारे यहाँ, फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है हमारे यहाँ। फेडरल पॉलिटिकल, जब भी फेडरलिज्म की बात की जाए, फेडरल शब्द का इस्तेमाल किया जाए, उसका मतलब होता है कि संविधान द्वारा ही जो क्या बोलते हैं, सेंटर और स्टेट है उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है, ठीक है। तो भारत में फेडरल पॉलिटी है, लेकिन भारत को फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं डिक्लेयर किया गया। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भारत में जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्टेबल है, मतलब उनको कभी भी समाप्त किया जा सकता है। स्टेट्स को, स्टेट की बाउंड्री को चेंज किया जा सकता है, उनके नाम को बदला जा सकता है, उनकी सीमाएं बदली जा सकती, लेकिन यूनियन कैसा है हमारा? इनडिस्ट्रक्टेबल, यूनियन को नहीं तोड़ा जा सकता है। इसीलिए यहां पर क्या वर्ड यूज किया गया? यूनियन ऑफ स्टेट। और स्टेट को इसलिए बनाया गया फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से स्टेट्स को बनाया गया है, ठीक है। और जैसे आप देखेंगे यूएस का जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी एक फेडरेशन है, वहां पे स्टेट आपस में
स्टेट्स आपस में मिलकर उन्होंने यूनियन बनाया, लेकिन भारत में जितनी भी स्टेट्स हैं उनको इसलिए बनाया गया फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। तो इसी पॉइंट की वजह से डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कौन सा फ्रेज यूज किया है, यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो ये आपका सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हाई ऑफिसर्स एंड कंसर्न डिपार्टमेंट इन द मौर्यन एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन। तो मौर्य प्रशासन के कुछ इंपॉर्टेंट पदाधिकारी और उनके कार्य को यहाँ पे मेंशन किया गया। तो पहली पॉइंट ये समझ लेते हैं कि सबसे पहले जो मौर्यन एम्पायर था ये हाईली एंशियंट पीरियड में, जो आपका जो एंशियंट पीरियड होता है उसमें मौर्यन एम्पायर जो होता है हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एग्जाम में पूछा भी गया है कि कौन सा चार विकल्प में से कौन सा विकल्प में सबसे ज्यादा सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी। तो मौर्यन एम्पायर में सबसे ज्यादा सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी देखने को मिलती है, सेंट्रलाइजिंग हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था इनका। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन क्या है आपका, पहला ऑप्शन है आपका समहल्ती। समहल्ती क्या था, नाम से ही मालूम चल रहा है ये क्या है, कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, राजस्व का मुख्य संग्राहक। तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अच्छा इसको आप एलिमिनेशन, इस प्रश्न को आप एलिमिनेशन टेक्निक से करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। अब देखिए पहला आपका विकल्प सही है, अब ऑप्शन में आइडेंटिफाइड करिए वन कहाँ कहाँ है। वन ए में है, वन बी में है, वन आपका डी में भी है। ठीक है, थ्री में नहीं है, एलिमिनेट कर दो इसको, हटा दो इसको। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद है आपका दौराहिक। दौराहिक का संबंध किससे, चीफ ऑफ आर्मी, सेना प्रमुख से। देखिए इसके नाम से ही अंदाजा लग रहा है कि ये विकल्प गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए हमें नहीं मालूम है फिर भी देखिए कुछ यहाँ चार विकल्प दिए गए, एलिमिनेशन टेक्निक में एटलीस्ट आपको 2 या 3 सही विकल्प मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो समहल्ती क्या है आपका, समहल्ती को देखिए, समहल्ती भी बड़ा इजी है, इसके नाम से मालूम चल रहा है कि ये ट्रेजरर या कोषाध्यक्ष से संबंधित है, तो ये भी सही है। अब देखिए चार कहाँ कहाँ पे है आपका, चार आपका देखिए डी में भी 4 है और आपका बी में 4 है। तो या अब देखो विकल्प कौन से सही हो सकते हैं आपके, बी हो सकता है या डी हो सकता है। अब लेकिन यहाँ ऑप्शन की सेटिंग इस तरीके से कि आपको चारों ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर भी कम से कम एटलीस्ट आपने इतना आइडेंटिफाइड कर लिया कि 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट तो कर ही लिया। ठीक है, अब आप देखते हैं अक्षय पटेल कौन होते थे। अक्षय पटेल के नाम से ये लग रहा है कि ये कुछ आपका कुछ कागजों से संबंधित कुछ रहा होगा। ठीक है, तो अक्षय पटेल को क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड कम ऑडिट ऑफिसर, अभिलेख एवं लेखा परीक्षण। तो ये भी विकल्प आपका सही है। ठीक है, तो यहां देखिए ऑप्शन नंबर बी में 3 शामिल है, ऑप्शन नंबर 4 में भी डी, ऑप्शन नंबर डी में भी 3 शामिल। अब देखिए दो वारिक देखो चीफ ऑफ आर्मी से तो संबंध नहीं हो सकता है ये। ठीक है, तो ये विकल्प आपका गलत है। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अब देखिए कुछ, जब भी देखिए किसी भी एंशिएंट पीरियड में आप किसी भी एम्पायर के विषय में पढ़ें तो ये जरूर देख लीजिएगा उसके जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं उनके विषय में आपको जरूर मालूम होना चाहिए। उनके मंत्री, जो मंत्रिमंडल है उसके इंपॉर्टेंट मंत्री कौन कौन है, उनके विभाग कौन कौन से हैं। चलिए इनके हम विभाग देखते हैं। महामात्र किसको बोलते थे, चीफ मिनिस्टर को बोलते थे। महामात्र आप किसको बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका समहलता क्या हो गया, आपका हेड ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट हो गया। सनहिद कौन हो गए आपके, ये हो गया आपका चीफ ट्रेजरर हो गए, आपके कस्टोडियन ऑफ ट्रेजरी और स्टोर हाउस हो गए। सेनापति देखिए अगेन अभी क्या है, देखिए यहां 2 वाहरिक, चीफ ऑफ आर्मी, देखिए सेनापति। अब सेना संबंधी शब्दों को देखो आप, सेनापति हो गया, सेनापति का मतलब कमांडर इन चीफ। अभी सारी जितने भी एम्पायर हैं ये कैसी है, मोनार्कल सिस्टम है, मोनार्कल सिस्टम, मोनार्की है। मोनार्की में सबसे ज्यादा, मोनार्की में सुप्रीम कौन होता है, मोनार्की में सुप्रीम हमेशा राजा होता है। सारी शक्तियां किसके पास विद्यमान होती है, किंग के पास होती है। किंग बोल दो यार, उसको किंग बोल दो या बादशाह बोल दो या सुल्तान बोल दो, सारी शक्तियां उसकी, जुडिशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जुडिशियल पावर, आपकी मिलिट्री पावर, सारी किसके पास होती है, किंग के पास होती हैं। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में वही पावर का डिवीजन हो जाता है, याद रखिएगा। डेमोक्रेसी में डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलेगा आपको। मोनार्की में क्या मिलेगा आपको, सारी पावर एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था के पास एकत्र हो जाती हैं। ठीक है, तो किंग क्या होता है, फाउंटेन हेड ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, किंग को क्या बोलते हैं, फाउंटेन
हेड ऑफ ऑल पावर्स, ठीक है। तो आप देखिए, ठीक है, सेनापति आपका कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी हो गया। धर्म महामाता, देखिए ये अशोक ने ये पोस्ट बनाई थी आपकी, धर्म महामानता, ठीक है। ये किस लिए? जिससे कि धर्म महामाता का काम क्या था? एथिकल और मोरल कंडक्ट को बढ़ावा देना, ठीक है। उसके बाद पदाध्यक्ष क्या थे? चीफ ऑफ इन्फेंट्री। अश्वाध्यक्ष कौन थे आपके? चीफ ऑफ कैवलरी, ठीक है। रथाध्यक्ष कौन थे आपके? चीफ ऑफ वॉर चैरियट। फिर आपके हस्ताक्षर कौन थे? चीफ ऑफ वॉर एलिफेंट, ठीक है। तो ये सब मौर्यन एम्पायर्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट लीडिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस। भारतीय स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब देखिए इसमें पहली घटना कौन सी है? पहली घटना बता रहा है आपका लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट कहाँ कब साइन किया गया आपका? 1916 में। किस किस के बीच में साइन किया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में साइन किया गया था, ठीक है। इसको लखनऊ समझौता इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस वक्त आपका जो कांग्रेस का डिवीजन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था आपका, और ये इसमें लखनऊ पैक्ट के माध्यम से इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। रिटर्न ऑफ सुभाष चंद्र बोस टू इंडिया। अब सुभाष चंद्र बोस का रिटर्न, तो सुभाष चंद्र बोस आपके 1920 में क्या है? इंपीरियल सिविल सर्विस की उन्होंने पढ़ाई की थी। इंपीरियल सिविल सर्विस जो कि आज की इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बराबर है, उसको उन्होंने क्वालिफाइड किया था, ठीक है। और इंडिया वो लौट के कब आए थे आपके? 1921 में, ठीक है। क्रिप्स मिशन कब आया आपका? क्रिप्स मिशन आता है आपका 1942 में। और इसी को गांधी जी ने क्या बोला था? पोस्ट डेटेड चेक बोला था आपका। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी इन बॉम्बे, बंबई में नौसैनिक विद्रोह कब हुआ था आपका? 1946 में, ठीक है। तो बड़ा आसान रहेगा इसको अरेंज करना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो सी आपका सही जवाब रहेगा, ठीक है। पूना पैक्ट आपका किस किस के बीच में साइन किया गया था? पूना पैक्ट आपका गांधी जी और अंबेडकर के बीच में साइन किया गया था। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में साइन किया गया, अंबेडकर जी, ठीक है। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 1897 में। कहां पे? कटक। कटक आपका कहां पे? उड़ीसा में, ठीक है। और पिताजी का नाम इनका था जानकीनाथ बोस और माता का नाम था प्रभावती देवी, ठीक है। अब ये शुरू से ही पढ़ने में बहुत ही होशियार व्यक्ति थे, ठीक है। अब इन्होंने इंपीरियल, आईसीएस का मतलब है यहाँ पे इंपीरियल सिविल सर्विसेज, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, इन्होंने इंपीरियल सिविल सर्विसेज का की परीक्षा 1920 में पास की थी, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया था और वापस भारत आ गए थे आपके, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसको ज्वाइन किया, ठीक है। तो 1921 में इन्होंने आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। इन्होंने कांग्रेस के 2 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1938 के जो हरिपुरा जो सेशन हुआ उसकी अध्यक्षता की इन्होंने, और 1937 में जो त्रिपुरी सेशन हुआ उसकी भी इन्होंने अध्यक्षता की थी। लेकिन बाद में इन्होंने गांधी जी से विरोधाभास होने के बाद इन्होंने रिजाइन भी कर दिया था, ठीक है। याद रखिएगा, रिजाइन कर दिया था। और इन्होंने ही आपके 1938 के जो सेशन, जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इन्होंने ही नेशनल प्लानिंग कमेटी जो कि नेहरू जी की अध्यक्षता है, नेहरू जी की अध्यक्षता में गठित की थी। उसके बाद इन्होंने क्या आपका फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। याद रखिएगा कि कांग्रेस से त्रिपुरी सेशन के त्रिपुरी आपके जो कांग्रेस से रिजाइन करने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। उसके बाद इन्होंने ये अपना देश को छोड़ के चले जाते हैं और फिर इन्होंने आजाद हिंद फौज को ज्वाइन किया था, इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन किया था, ठीक है। और इनकी जो क्या बोलते हैं उसको, इन्होंने ही आपके जय हिंद का नारा दिया, दिल्ली चलो का नारा दिया, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का भी नारा इन्हीं ने ही दिया था, ठीक है। और इनकी एक प्लेन क्रैश में, एक मिस्टीरियस प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो जाती, पता नहीं ये डेथ हुई कि नहीं हुई, बट ऐसा कहा जाता है कि जो सुभाष चंद्र बोस थे वो उस डेथ से, इस प्लेन क्रैश एक क्या बोलते प्लेन क्रैश में उनकी डेथ नहीं हुई थी। इन्होंने ही आपके फॉरवर्ड नाम से इंग्लिश न्यूज़पेपर को एडिट किया था। आज़ाद, इन्होंने इंडियन
इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो इंडियन स्ट्रगल है, ठीक है। इनको हम गांधी जी, इनको हम नेताजी बोल रहे हैं पॉपुलरली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, देखिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके सुभाष चंद्र बोस से संबंधित, जिनको हम प्यार से क्या बोलते हैं, नेताजी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, ये आपका किससे संबंधित है। विच किंगडम वॉज डिस्क्राइब्ड बाई लॉर्ड डलहौजी अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी कहा था। और आपके ऑप्शन क्या है, आपके ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी है अवध, ऑप्शन सी है झांसी, ऑप्शन डी है आपका ग्वालियर। तो इन्होंने बी अवध के बारे में ये बोला था। और इन्होंने अवध को किस ग्राउंड पे अनेक्स किया था, किस आधार पे अवध का इन्होंने एनेक्सेशन किया था, मिस गवर्नेंस के आधार पे इसको अनेक्स किया गया था आपका, मिस गवर्नेंस के आधार पे, ठीक है। अब देखिए लॉर्ड डलहौजी के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी आपके लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल 1848 से लेके 1856 के बीच में रहे। इन्होंने ही आपकी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति को लागू किया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो नीति थी वो किसने लागू की थी आपकी, ये आपकी लॉर्ड डलहौजी ने इसको लागू किया था। और इस नीति के इस जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी, इस नीति के अनुसार यदि कोई राज्य यदि उस राज्य का जो राजा है यदि वो विदाउट एक हायर अपना नेचुरल मेल हायर के बिना एक्सपायर कर जाता है तो उसके राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाएगा। और इस नीति के अनुसार पहला राज्य कौन सा इन्होंने अनेक्स किया था, इन्होंने सतारा को पहला राज्य जो था वो सतारा को इन्होंने एनेक्स किया था आपका। तो याद रखिएगा, ये आपसे पूछ लिया जाता है विलय की नीति के अनुसार, जो लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति के अनुसार पहला राज्य उन्होंने कौन सा एनेक्स किया था, तो उसका सही विकल्प रहेगा आपका सतारा रहेगा। उसके बाद नागपुर है, उसके बाद नागपुर, झांसी, उसके बाद उन्होंने अवध को किस मिस गवर्नेंस के आधार पे अनेक्स किया था। इन्हीं के टाइम पे आपका सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था और उसके बाद पंजाब को भी इन्होंने एनेक्स कर लिया था। इन्हीं के टाइम पीरियड में आपका क्या हुआ था, पोस्ट ऑफिस एक्ट पास किया गया था, ठीक है। पोस्ट ऑफिस एक्ट आपका लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे पास किया गया था, ठीक है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट आपका इन्हीं के टाइम पीरियड में एस्टेब्लिश किया गया था। वुड डिस्पैच से जो मॉडर्न है, वुड डिस्पैच जो कि आपका एजुकेशन की फील्ड से संबंधित है, इन्हीं के टाइम पीरियड में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। विडो रीमैरिज एक्ट जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था जिससे आपकी ईश्वरचंद विद्यासागर भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपका इन्हीं के टाइम पीरियड में पारित किया गया था। इलेक्ट्रिक आपका जो फर्स्ट जो रेलवे लाइन थी वो आपकी बॉम्बे से थाने भी आपका इन्हीं के टाइम पीरियड पे चलाई गई थी। 1853 में आपका इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बहुत सारे आपके प्रोग्रेसिव स्टेप्स भी आपके लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में देखने को आपको मिलते हैं। लेकिन उनको सबसे ज्यादा यदि किसी चीज के लिए हम जानते हैं तो इनकी विलय की नीति के लिए जानते हैं। याद रखिए, विलय की नीति के लिए इनको हम याद रखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न आपका किससे संबंधित है, ये आपका जनगणना से संबंधित है, ठीक है। भारत की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन क्या है, द फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस वाज अटेम्प्टेड इन 1872। तो पहली अखिल भारतीय जनगणना का प्रयास 1872 में किया गया था। तो देखिए अटेम्प्टेड की गई थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। जो 1872 में जो जनगणना की गई थी वो फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस थी, भारत की फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया। अब नॉन सिंक्रोनस का क्या मतलब है कि एक साथ पूरी जनगणना नहीं की गई थी, टुकड़ों टुकड़ों में ये जनगणना की गई थी, ठीक है। और किसके टाइम पीरियड में की गई थी, ये लॉर्ड मायो के टाइम पीरियड पे। अच्छा, फर्स्ट कंप्लीट सिंक्रोनस सेंसस कब की गई थी, पहली पूर्ण समकालिक जनगणना कब की गई थी आपकी, 1881 में की गई थी। और एक जनगणना आपकी किसकी लीडरशिप में हुई थी, WC प्लॉडेन की लीडरशिप में हुई थी। इसीलिए इनको क्या फादर ऑफ इंडियन सेंसस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 1872 में तो प्रयास किया गया था, लेकिन 1881 के बाद से कंटिन्यूअसली भारत में हर 10 साल में क्या हो रही है, जनगणना होती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल
सेंसस, क्योंकि हर 10 साल में ये होती है। अच्छा, जो सेंसस है आपका किस तरह का सब्जेक्ट है? यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, याद रखिएगा, यूनियन लिस्ट का ये सब्जेक्ट है। जनगणना आपका यूनियन लिस्ट का संबंधित, और जनगणना आपका किस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। और एक सेंसस एक्ट भी है आपका, 1948 में एक सेंसस पारित किया गया था। और ये सारी जो जनगणना संबंधी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सब आपकी इसी एक्ट से गवर्न होती हैं। और एक संस्था भी है आपकी, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। तो ये जो संस्था है आपकी, ये आपके भारत में सेंसस, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ये आपकी जनगणना करवाती है। ठीक है, ये आपकी जनगणना करवाती है। और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये संस्था आती है। ठीक है, और ठीक है। अच्छा, जो भारत के जो आजाद भारत में पहली जनगणना आपकी 1951 में हुई थी। ठीक है, और उस जनगणना के जो सेंसस कमिश्नर वो कौन थे आपके? R.A. गोपाल स्वामी उसके सेंसस कमिश्नर थे। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन सी सेंसस हो रही है आपके यहाँ? सेंसस देखिए, कंटिन्यूअसली भारत में 1951 के बाद से हर 10 साल में जनगणना होती आई है। लेकिन जो आपकी 2021 में जो जनगणना होनी थी वो नहीं हो पाई ड्यू टू कोरोना, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये जनगणना आपकी 2011 में हुई, उसके बाद 2021 में होनी थी, 2021 की जगह अब ये 2027 में हो रही है। और ये 2027 में जो जनगणना हो रही है कौन सी? आजाद भारत की कौन सी जनगणना मानी जाएगी? ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये पांचवी हो गई, ये छठी हो गई, ये सातवीं और ये आठवीं जनगणना 2027 में जो जनगणना हो रही है इसको हम आठवीं जनगणना बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो 27th में है ये आपकी अभी तक जितनी जनगणना हुई उसकी 16 जनगणना है, और आजाद भारत के बाद ये 18th जनगणना है। ये फुली डिजिटल सेंसस होगी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा कि ये फर्स्ट फुली डिजिटल सेंसस है ये आपकी। और इस सेंसस में आपका कास्ट आंकड़े भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। 1931 में आपके कास्ट बेस्ड आंकड़े इकट्ठे किए गए थे। 1931 के बाद इस बार 2027 में आपके 2027 की जनगणना में कास्ट बेस्ड डाटा भी इंक्लूड किया जा रहा है, याद रखिएगा। कास्ट बेस्ड डाटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कास्ट बेस्ड डाटा। ठीक है, और इस जनगणना को कितने फेजेस में कंडक्ट कराया जा रहा है? इस जनगणना को आपका 2 फेजेस में कंडक्ट कराया जा रहा है। फेज 1 आपका किससे संबंधित है? फेज 1 आपका हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस से संबंधित है, और ये आपका ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। अप्रैल 2026 से ये आपका फेज 1 स्टार्ट हो चुका है। फेज 2 आपका क्या रहेगा? फेज 2 रहेगा पॉपुलेशन जनसंख्या गणना। ठीक है, अच्छा, जो पूरे देश में जो रेफरेंस डेट है वो कितनी मानी गई? 1 अप्रैल 2027 को भारत की जनगणना, मतलब जो 2027 के माध्यम से जो आंकड़े आएंगे वो आंकड़े का, उस आंकड़े से जो भी जनसंख्या संबंधी आंकड़े आएंगे उसमें यह माना जाएगा कि 1 मार्च 2027 को भारत की क्या जनसंख्या है, उसी को भारत की रेफरेंस डेट बोलते हैं। ठीक है, और इसमें आपका सेल्फ इनोमरेशन फैसिलिटी दी गई, स्वगणना सुविधाएं दी गई हैं। ठीक है, आप जो नागरिक हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से भी अपनी जानकारियां उपलब्ध करा सकते हैं। अच्छा, सेंसस संबंधी आंकड़े जो है 16 भाषा में उपलब्ध होंगे, मतलब जो डाटा है उसको 16 भाषाओं में इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? फर्स्ट डिजिटल सेंसस हो गई आपकी। सेकंड क्या है आपका? कास्ट बेस्ड डाटा इसमें इकट्ठा किया जा रहा है। दूसरा, आजादी के बाद ये कौन सी जनगणना होगी? आजादी के बाद ये 8वीं जनगणना रहेगी। चलिए अब इसको वापस देखते हैं हम। अगला जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपका? अगला स्टेटमेंट है कि फ्रॉम 1881 डेसिमल सेंसस बिकम अ रेगुलर फीचर। तो 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना नियमित रूप से आयोजित की जाने लगी है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। विच ऑफ द अबव गिविंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो उपयोग में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ठीक है, इसमें डी वाला आपका क्या रहेगा? नाइदर वन नॉट टू। ठीक है, अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा, बोथ 1 एंड 2 आपका सही विकल्प रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा ये जनसंख्या संबंधी क्वेश्चंस बहुत एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। एक क्वेश्चंस हर साल आप देखेंगे, एक क्वेश्चंस जनसंख्या संबंधी
जरूर होता है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हिमालयन ग्लेशियर एंड देयर लोकेशन इज आर करेक्टली मैच। तो एक तरफ आपको ग्लेशियर्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके रीजन, वो कहां से ओरिजिनेट होते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है आपका, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर आपका कहां से ओरिजिनेट हो रहा है आपका, या मतलब सियाचिन ग्लेशियर की लोकेशन क्या है आपकी, नुब्रा वैली। ठीक है, तो ये विकल्प आपका सही है, याद रखिएगा। सियाचिन आपका किस वैली में है, नुब्रा वैली में है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, छुपहार ग्लेशियर कहां पे, आपका कुमाऊं गढ़वाल रीजन में है। ठीक है, तो ये विकल्प सही है आपका, ये आपका गलत है आपका। ठीक है, जेमू ग्लेशियर कहां पे आपका, जेमू ग्लेशियर आपका सिक्किम में है, ना कि नेपाल वाले रीजन में, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, घेरब्रूम कहां पे आपका, पीर पंजाल रेंज में, तो क्या ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन भी आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि घेरब्रूम जो है आपका, ये आपके कराकोरम रेंज में, कराकोरम रेंज में है आपका, कराकोरम रेंज में ये आपका K2, भारत की जो सबसे हाईएस्ट पीक है K2, वो आपकी कराकोरम रेंज में ही स्थित है। ठीक है, तो सही विकल्प क्या रहेगा आपका, सिर्फ विकल्प नंबर जिसमें ओनली वन ऑप्शन दिया गया है। ए में ओनली वन दिया गया है, टू में 1 एंड 2 दिया गया, सी में 2 एंड 3, डी में 3 एंड 4। तो सही विकल्प क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ये आपका सही रहेगा। एग्जाम में बार बार क्या बोलते हैं, एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे गए। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर है आपका, गंगोत्री ग्लेशियर से क्या निकल रही है, गंगा नदी निकल रही है, और गंगोत्री ग्लेशियर की लोकेशन क्या है आपकी, उत्तराखंड है। देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी भागीरथी रिवर निकलती है। गंगा नदी कहाँ आके बनती है आपकी, देवप्रयाग में। जब अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा का जब संगम होता है देवप्रयाग में, वहां से आपको क्या मिलता है, गंगा रिवर। देवप्रयाग याद रखिएगा। प्रयाग वो जगह होती है जहां पे दो या दो से अधिक नदियों का संगम होता है, दो या दो से अधिक नदियां आके मिलती हैं। ठीक है, तो भागीरथी और अलकनंदा ये आपकी देवप्रयाग में मिलती है, और यहां से आपकी गंगा रिवर बनती है, गंगा रिवर मिलती है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे आपका, कराकोरम रेंज में है। ठीक है, और यहाँ से नुब्रा रिवर निकल रही है। ठीक है, नुब्रा रिवर क्या है आपकी, आपकी जो सिंधु नदी है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है आपकी। यमुनोत्री ग्लेशियर आपकी, ठीक है, ये आपकी उत्तराखंड में हो गया। बंदरपूज ग्लेशियर जिसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम आपका बंदरपूज ग्लेशियर है, और यहाँ से कौन सी रिवर निकल रही, यमुना रिवर निकल रही। पिंडारी ग्लेशियर भी आपका उत्तराखंड में, यहाँ से पिंडार नदी निकल रही है। ठीक है, मिलाम ग्लेशियर कहाँ पे आपका, उत्तराखंड में, आपसे गौरी गंगा रिवर निकल रही। जेमू ग्लेशियर आपका सिक्किम में, याद रखिएगा। ये तीस्ता रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तीस्ता जो रिवर है वो इंडिया और बांग्लादेश में, इंडिया और बांग्लादेश इन दो देशों में ये फ्लो करती है। सतोपन ग्लेशियर आपका उत्तराखंड में, यहाँ से अलकनंदा रिवर निकल रही है। चोरावाड़ी ग्लेशियर जो आपका 2013 में जो उत्तराखंड में जो डिजास्टर हुआ था आपका, जो केदारनाथ में डिजास्टर हुआ था, वो इसी ग्लेशियर के फटने की वजह से हुआ था। मंदाकिनी ग्लेशियर, मंदाकिनी ग्लेशियर रिवर निकलती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं और वो उनकी लोकेशन और वहां से कौन सी रिवर निकल रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स आर सिचुएटेड इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सी चोटियां भारत में स्थित है। ऑप्शन क्या है, धौलागिरी, नामचा बरुआ, कामेत और मकालू। ठीक है, तो आपका सही बताए, नामचा बरुआ कहाँ पे आपका, नामचा बरुआ आपका, सॉरी धौलागिरी आपका इंडिया में नहीं है, ये कहाँ पे है, नेपाल में है आपका। ठीक है, इसको एलिमिनेशन टेक्निक के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करिए, ये आपका गलत है। अब देखिए, जहां जहां वन है उसको तो एलिमिनेट कर दो, तो दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आपको किसके विषय में सोचना है, आपको टू के विषय में सोचना है। अब देखिए, ऑप्शन नंबर सी में भी 2 है, ऑप्शन नंबर डी में भी 2 है, इसका मतलब है हमें दोनों 2 के बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी इसकी सही लोकेशन क्या हो गई आपकी, नामचा बरुआ कहाँ हो गया आपका, ये आपका इंडिया में हो गया, और इंडिया में भी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में ये है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका ये सही हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश भारत में। कामेत दूसरा है आपका, कामेत और मकालू। कामेत कहाँ पे आपका, कामेत आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में मतलब भारत में ही, उत्तराखंड इंडिया। और मकालू आपका कहाँ पे, मकालू इंडिया में नहीं है। ठीक है, तो सही जवाब क्या रहेगा, ये आपका मकालू नेपाल चाइना की बॉर्डर पे। ये सारी आपकी जो हिमालयन माउंटेन रेंज है उनकी पीक से यहाँ रखिएगा। ठीक है, मकालू आपका
नेपाल में पड़ेगा, नेपाल चाइना बॉर्डर पे पड़ता है ये आपका। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। देखिए आप, ठीक है, तो इसको आप एलिमिनेशन टेक्निक के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विद रेफरेंस टू द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है कि इट इज लार्जर देन यूरोप इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि में है यूरोप से बड़ा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इट हैज द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन कंपेयर टू ऑल अदर कॉन्टिनेंट, सभी महाद्वीप की तुलना में इसकी औसत ऊंचाई सबसे अधिक है। ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट रोज इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, माउंट रोज इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट बिन्सन, बिन्सम मैसिव, माउंट बिन्सन, जिसको बिन्सन मैसिव भी बोलते हैं, मैसिव, ये इसकी हाईएस्ट पीक है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो 3 आपका गलत हो गया। जहां जहां 3 है उसको पहले आइडेंटिफाइड कर लो। तो ऑप्शन नंबर बी में भी 3 है, ऑप्शन नंबर डी में भी, ऑप्शन नंबर सी में भी 3 है, ऑप्शन नंबर डी में भी 3 है। तो इसको, तो ये तो बड़ा इजीली हो गया आपके लिए आंसर करना है इसका। ठीक है, कि भाई ऑप्शन नंबर 3 आपका बी में शामिल है, सी में शामिल है, डी में शामिल है, तो इन तीनों को आप एलिमिनेट कर दो। सही विकल्प सही जवाब क्या रहा आपका? ऑप्शन नंबर ई आपका सही जवाब। ये तो आपको इसको जवाब मिल गया। वाटर ऑफ द सदर्न ओशन वेस्ट विंड ड्रिफ्ट मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड इट, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अच्छा, अंटार्कटिका कैसा कॉन्टिनेंट है आपका? कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है आपका। ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट भी आपका कौन सा है? सबसे सूखा कॉन्टिनेंट कौन सा आपका? अंटार्कटिका। और सबसे बंडिस क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंट भी यही है। ठीक है, तो याद रखिएगा अंटार्कटिका की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट बिन्सन है। सिर्फ एक ही इस जानकारी से, सिर्फ और सिर्फ इस जानकारी से हमने इस प्रश्न को सही जवाब इसका खोज लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फोकस ऑफ 12th 5-year प्लान, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? ऑप्शन है सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलप ग्रोथ, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है? अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो देखिए, इस जो आपका 12th 5-year प्लान था, इसका जो ऑब्जेक्टिव क्या था आपका? फास्टर मोर इंक्लूसिव। 12th 5-year प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो था आपका फास्टर, सस्टेनेबल, फास्टर, मोर इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव था इस 5-year प्लान का। ठीक है, 12th 5-year प्लान का। अब इनमें से जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से सही विकल्प कौन सा माना जाएगा? सही विकल्प रहेगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही विकल्प रहेगा। ठीक है, भारत में टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चली गई? 1951 से लेके 2012 तक आपकी कितनी पंचवर्षीय योजना लागू की गई? 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। ठीक है, जो फर्स्ट 5-year प्लान था उसका टाइम पीरियड क्या था आपका? 1951 से 56 के बीच में। और इसका मेन फोकस क्या था आपका? एग्रेरियन सेक्टर पे इसका मेन फोकस था। फर्स्ट 5-year प्लान में सबसे ज्यादा यदि खर्च किसी सेक्टर पे किया गया था वो आपका एग्रीकल्चर और इरिगेशन सेक्टर था। सेकेंड 5-year प्लान 1956 से 61 के बीच में लागू किया गया, और इसका मेन फोकस क्या था? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका मेन फोकस था आपका। उसके बाद आपका थर्ड 5-year प्लान 1961 और 65 के बीच में हुआ। इसी थर्ड 5-year प्लान के दौरान ही आपका 1962 में इंडो चाइना वॉर होता है, और 1965 में आपका इंडो पाकिस्तान वॉर होता है। उसका मेन लक्ष्य क्या था? सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। फोर्थ 5-year प्लान, थर्ड 5-year प्लान और फोर्थ 5-year प्लान के बीच में आपके एनुअल प्लान आए। ठीक है, उसके बाद आपका 1969 से फोर्थ का 1969 से लेके 74 ग्रोथ विद इक्वलिटी इसका लक्ष्य था। उसके बाद जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसका टाइम पीरियड 1974 से 78 के बीच में रहा, उसका क्या लक्ष्य था? पॉवर्टी रिमूवल। इस 5-year प्लान को आपको उसकी ड्यू डेट से पहले ही समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, जो नई गवर्नमेंट बनी थी उन्होंने नई प्लान व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया था जिसको बोलते थे रोलिंग प्लान। 6 5-year प्लान अगेन 1980 से 85 के बीच में चला। इसका लक्ष्य था टेक्नोलॉजी
सेल्फ रिलायंस। उसके बाद आपका आता है जो 7th 5 ईयर प्लान रहा उसका मेन लक्ष्य था आपका फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। 8th 5 ईयर प्लान, अब 7th 5 ईयर प्लान और 8th 5 ईयर प्लान के बीच में एनुअल प्लान आए, 2 एनुअल प्लान आते हैं, आपके एनुअल प्लान आते हैं, ठीक है। 8th 5 ईयर प्लान आपका 1992 से 97, फोकस क्या था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मेन फोकस था। फिर आपका जो 9वीं पंचवर्षीय योजना रही वो 1997 से 2002 के बीच में रही, सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी उसका मुख्य लक्ष्य था। 10th 5 ईयर प्लान आपका 2002 से लेकर 2007 के बीच में मेन फोकस क्या था, डबल पर कैपिटा इनकम थी। फिर आपका जो 11th 5 ईयर प्लान रहा उसका क्या लक्ष्य था, आपका रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ रहा उसका। और जो 12th 5 ईयर प्लान रहा उसका फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इसका मुख्य लक्ष्य था, तो याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द पी जनमन स्कीम। तो पी जनमन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पी जनमन स्कीम का मतलब क्या हुआ, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, पीएम का तो मतलब पीएम प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी जनजाति, यदि नाम मालूम होता है तो बड़े आसानी से हम जवाब दे पाते हैं। जनजाति आदिवासी, जनजाति आदिवासी, आप भी क्या न्याय महाअभियान, ये इसकी फुल फॉर्म है आपकी पी जनमन की अभियान। अब बड़ा आसान रहेगा इस प्रश्न का जवाब देना। इट इज द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्पार्ट इलेक्टोरल लिटरेसी टू वोटर, यह मतदाताओं को चुनावी साक्षरता प्रदान करने हेतु भारत सरकार की योजना है। इट इज द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डीपनिंग डेमोक्रेसी इन द फंक्शनिंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, या पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं के कार्यों में लोकतंत्र का गहरा करने हेतु सरकार की योजना है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, इट इज अ स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर बेनिफिटिंग एवरी मेंबर्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स, यह जनजातीय समुदाय के प्रत्येक सदस्य को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु भारत सरकार की योजना है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, इट इज अ स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर बेनिफिटिंग माइग्रेंट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यह असंगठित क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों को लाभ पहुंचाने हेतु भारत सरकार की योजना है। अब देखिए इसकी जैसे ही आपको फुल फॉर्म पता चल गई तो बड़ा आसानी से आप जवाब दे पाओगे कि ये आदिवासी समुदाय से संबंधित है, और इस 4 विकल्पों में सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही ट्राइबल समाज से संबंधित बात कही गई है, तो बड़ा आसान रहेगा जवाब देना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, ठीक है। इस स्कीम का लक्ष्य क्या है, इस स्कीम का लक्ष्य है आपका सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक विकास करना, जो 75 जो 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनका सामाजिक और आर्थिक विकास करना इस स्कीम का मुख्य लक्ष्य है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एन एक्सरे कैन बी डिफ्लेक्टेड, एक्सरे को निम्नलिखित विचलित किया जा सकता है। एक्सरे कैसी रेज है आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है आपकी, ये कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आपके चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट्स होते हैं, या जिनके पास कोई चार्ज कैरी कर रहा होता है, तो एक्सरे तो कोई चार्ज कैरी कर नहीं रहा, तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा, नाइदर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब जैसे आपका जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं, याद रखिएगा, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके डिफ्लेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनसीआरबी 2024 डाटा, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2024 के आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है ये भारत में क्या करता है, क्राइम्स की डाटा को इकट्ठा करता है और उनको एनालाइज करता है और हर साल अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करता है, ठीक है। तो दिल्ली रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन अमोंग मेट्रोपॉलिटन सिटी इन 2024, तो ये स्टेटमेंट सही है। वर्ष 2024 में महानगरों में बच्चों के विरुद्ध अपराधों की सबसे अधिक संख्या दिल्ली में दर्ज की गई है, ये स्टेटमेंट सही है। दिल्ली रजिस्टर्ड 7,662 केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड 2,306 केसेस ऑफ क्राइम कमिटेड बाय जुवेनाइल इन 2024, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके
सही है। तो सही विकल्प क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए में ओनली 1 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में ओनली 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में बोथ 1 एंड 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में नाइदर 1 और 2। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एटागामा डेजर्ट। एटागामा मरुस्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये एटागामा डेजर्ट आपका कहां पे? ये आपका चिली में है, आपका चिली में है। ठीक है, चिली कहां पे आपका? चिली आपका है आपका साउथ अमेरिका में, याद रखिएगा साउथ अमेरिका में। ठीक है, एटागामा डेजर्ट इज द ड्राइएस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। एटागामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क गर्म मरुस्थल। तो डेजर्ट जो है आपके दो तरह के होते हैं, एक तो हॉट डेजर्ट्स होते हैं आपके, जैसे सहारा डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट, ठीक है, और कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, हॉट डेजर्ट में जैसे आपके सहारा हो गया, आपका थार डेजर्ट होगा, एटागामा डेजर्ट होगा, ये सब क्या है? हॉट डेजर्ट्स हैं। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट में जैसे गोबी डेजर्ट हो गया आपका, ठीक है, ये आपका किस तरीके डेजर्ट है? ये आपका कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, इट इज ऑफन यूज्ड इन एस्ट्रोबायोलॉजी स्टडी बिकॉज ऑफ इट्स मार्स लाइक कंडीशन। मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों के कारण इसका उपयोग अक्सर खगोल जीव विज्ञान अध्ययनों में किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। ठीक है, दोनों विकल्प आपके सही हैं। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए में ओनली 1 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में ओनली 2 दिया है, सी में बोथ 1 एंड 2 है, नाइदर डी 1 और 2। ठीक है, तो सही विकल्प रहेगा आपका सी, आपका सही विकल्प रहेगा। ठीक है, थार डेजर्ट जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड डेजर्ट है। ठीक है, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट। और ये कहाँ पे आपका थार डेजर्ट? कहाँ पे आपका? इंडिया में है। इंडिया में राजस्थान स्टेट में आपको थार डेजर्ट देखने को, मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विक्रम दोराई स्वामी वॉज अपॉइंटेड एज इंडिया न्यू एम्बेसडर टू। विक्रम दोराई स्वामी को भारत का नया राजदूत किस देश में नियुक्त किया गया है? तो विक्रम जो दोराई स्वामी, इनको आपका चाइना का राजदूत अभी रिसेंटली चाइना का एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो बी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अभी रिसेंटली शुभेंदु अधिकारी कहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं? ये आपके वेस्ट बंगाल के, रिसेंटली वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर की शपथ इन्होंने ली है। ठीक है, तो शुभेंदु अधिकारी वाज स्worn इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ऑन 9 मई 2026। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ही बिकेम द 9th पर्सन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर इन वेस्ट बंगाल। वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद संभालने वाले 9वें व्यक्ति हैं। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है आपका। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक है, तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अभी रिसेंटली क्या आपके वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस हुए, उसके बाद आपके असम में इलेक्शन हुए थे, आपके केरला में इलेक्शन हुए, और आपके तमिलनाडु में इलेक्शन हुए, और आपके पुडुचेरी में इलेक्शन हुए थे। आप कमेंट में, यहां मैंने बंगाल के चीफ मिनिस्टर के बारे में बताया है, कमेंट में आप मुझे असम में किसको चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया गया है, केरला में किसको नियुक्त किया जा रहा है, तमिलनाडु में किसको चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया गया, और पुडुचेरी में किसको चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, और किस आर्टिकल के तहत गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, ये भी आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अबुल कलाम आइलैंड। अबुल कलाम द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, अबुल कलाम आइलैंड वाज अर्लियर नोन एज व्हीलर आइलैंड। अब्दुल कलाम द्वीप को व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका। ठीक है, अब इसकी लोकेशन क्या है? इट इज अ मिसाइल टेस्ट साइट लोकेटेड ऑफ द उड़ीसा कोस्ट नियर चांदीपुर में ये स्थित है। ठीक है, तो ये भारत की क्या है? मिसाइल टेस्ट साइट है, याद रखिएगा। जो अबुल कलाम आइलैंड है, अबुल कलाम आइलैंड से आपकी मिसाइल टेस्ट किए जाते हैं आपकी, याद रखिए। जितने भी अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस, सारी जितनी मिसाइल हैं वो आपकी इसी व्हीलर आइलैंड में स्थित अबुल कलाम इसी अबुल कलाम आइलैंड से उसको
टेस्ट किया जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। अबुल कलाम आइलैंड आपका उड़ीसा कोस्ट पे स्थित है, इन कहां पे, चांदीपुर रीजन के पास में। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिविंग अबव इज आर करेक्ट? ऑप्शन नंबर ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी में ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी में बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर डी में नाइदर 1 और 2। तो सही जवाब रहेगा सी आपका सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विच अमीनो एसिड इज प्रीकसर टू सेरोटोनिन, अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट रेगुलेट एपेटाइट, स्लीप एंड मूड? तो कौन सा अमीनो अम्ल सेरोटोनिन का अग्रदूत है जो भूख, नींद और मनोदशा को नियंत्रित करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है? ऑप्शन क्या है? ट्रिप्सोफिन, मैथियोनिन, बेलिन, आइसोसोलिन। तो देखिए प्रोटीन्स भी आपके अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं आपके अमीनो एसिड्स। ठीक है, ठीक है। दो तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं आपके, असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और आपके नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी नहीं बनाती है, और नॉन असेंशियल्स वो होते हैं जो जिनको हमारी बॉडी बनाती है। ठीक है, तो इसमें से सही विकल्प क्या रहेगा आपका? सही विकल्प रहेगा ट्रिप्टोफेन, ये आपका सही विकल्प रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द फ्लूइड मोइक मॉडल प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन? सिंगर और निकोलसन द्वारा फ्लूइड मोइकिक मॉडल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? ठीक है, तो ये आपका मॉडल का प्रस्तावित किया गया था, ये आपका किया गया था 1972 में इस मॉडल को प्रस्तावित किया गया था, और इसके माध्यम से सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन किया गया था। सेल मेम्ब्रेन, इस मॉडल ने क्या एक्सप्लेन किया था कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक फॉस्फोफ्लूइड बाइलेयर होती है। ठीक है, तो ये आपका सेल मेम्ब्रेन से संबंधित मॉडल है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज डिटेक्टेड बाय वाइडल टेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का पता वाइडल परीक्षण के द्वारा किया जाता है? और आपके ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है आपका डिसेंट्री, ठीक है, आपका निमोनिया, मलेरिया और टाइफाइड। तो सही जवाब क्या रहेगा? वाइडल टेस्ट के माध्यम से किसको आइडेंटिफाइड किया जाता है? आपका टाइफाइड फीवर को आइडेंटिफाइड किया जाता है। तो जब भी टाइफाइड होता है, जब जो जो व्यक्ति टाइफाइड से पीड़ित होता है उसको आइडेंटिफाइड आपका वाइडल टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अच्छा, आपका जो टाइफाइड है वो किसकी वजह से होता है? सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, टाइफी। ठीक है, तो डी आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द अमोंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्जेक्ट एंड लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों और सूचियों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें चार, देखिए 7th शेड्यूल आपका किससे संबंधित है? 7th शेड्यूल आपका संबंधित है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड यूनियन। ठीक है, इसमें आपकी 3 लिस्ट दी गई हैं। एक यूनियन लिस्ट दी गई है, एक आपकी स्टेट लिस्ट दी गई है, और इसमें ही आपकी एक कंकरेंट लिस्ट दी गई है, कंकरेंट लिस्ट। तो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट आपका गलत लिस्ट से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? फॉरेस्ट आपका किस लिस्ट में है? आपका फॉरेस्ट आपका संबंध है कंकरेंट लिस्ट में। तो 42 में संविधान संशोधन के माध्यम से आपका फॉरेस्ट को कंकरेंट लिस्ट का पार्ट बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन दूसरा क्या है? टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग आपका किस भूमि एवं भवन कर राजस्व में? तो देखिए भवन कर को कौन लेता है? आपका भवन कर को आपका स्टेट लेता है, इसलिए इसको किस श्रेणी में रखा गया? स्टेट लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, तो देखिए यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है, जैसे सेंसस, इंश्योरेंस, आरबीआई, भारत की सुरक्षा, ये सारे आपकी किस में लिस्ट का पार्ट है? यूनियन लिस्ट का पार्ट है। तो इस मामले यूनियन लिस्ट पे कानून कौन बनाता है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कानून बनाती है। ठीक है, और स्टेट लिस्ट में कौन? स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। कंकरेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकती है, लेकिन विवाद की स्थिति में सेंटर का कानून मान्य होता है, सेंटर का कानून की वेटेज ज्यादा होती है। ठीक है,
इंश्योरेंस किस लिस्ट का पार्ट है आपका? यूनियन लिस्ट, ये भी सही है। सेंसस जो है आपका, सेंसस आपका कंकरंट लिस्ट का पार्ट नहीं है, ये आपका यूनियन लिस्ट का पार्ट है। और इसमें से आपको क्या आइडेंटिफाइड करना है? क्वेश्चन नंबर 24 में आपको आइडेंटिफाइड करना है गलत विकल्प। तो सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एरोक सिम इज अ फेस्टिवल मेनली सेलिब्रेटेड बाय द संथाल कम्युनिटी। तो एरोक सिम मुख्यतः संथाल समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये प्लांटेशन ड्राइव होती है। इस त्योहार में जो संथाल समाज के लोग होते हैं प्लांटो पेड़ पौधों को लगाते हैं, ठीक है। और ये मई जून में ये त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन बी क्या है? संकेन इज अ बुद्धिस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। संकेन अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्योहार है। ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। आपका दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? सही जवाब रहेगा आपका विच ऑफ द स्टेटमेंट गिविंग अबव इज आर करेक्ट। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी में ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी में बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर डी में नाइदर 1 और 2। तो सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, ठीक है। तो तो ये जो आपके फेस्टिवल फेयर्स एंड फेस्टिवल से जो प्रश्न है वो एसएससी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब एग्जाम में आप देखेंगे हर साल एक या दो क्वेश्चंस, या आज तो अब तो वेटेज और बढ़ गई है, क्वेश्चंस आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इन त्योहार जितने भी फेस्टिवल संबंधी जो प्रश्न है उनको अच्छे से करिए, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम का एक बहुत हॉट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। तो सी आपका सही जवाब रहेगा। इस तरीके से हमारा सेट नंबर 47 कंप्लीट हो जाता है। कंटिन्यूअसली और रेगुलर होकर पढ़ाई करते जाइए। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं चलने वाला है एग्जाम में। इंश्योर करिए कि अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, और रिवीजन के बिना एग्जाम में एंट्री करने का मतलब है आधी अधूरी तैयारी के साथ एग्जाम में एंट्री करना। तो मेक श्योर कि आपका रिवीजन भी हो अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका आज सेट नंबर 47 कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।